हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर एमटीएस जीडी या रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो जाके डाउनलोड कर लीजिए। उस पर सर्च करेंगे हेमंत मिश्रा, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है या कोई भी उस पर टेस्ट होता है हर संडे, कुछ भी करना है, तो जस्ट आपको मेरा कोड अप्लाई करना होगा, study19। ठीक है। जैसे भी आप मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करने जाओगे आपसे एक कोड पूछेगा, तो आप कौन सा कोड अप्लाई करेंगे? study19 कोड अप्लाई करेंगे तो आप मेरी फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। केवल आरएनए पाया जाता है, यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल तो इन्फ्लुएंजा विषाणु में केवल आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये किया गया था क्रेग वेंटर और फ्रांसिस कॉलिंस के द्वारा। जहाँ दोस्तों मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व क्रेग वेंटर और फ्रांसिस कॉलिंस ने किया था। और दोस्तों ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1984 में। 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनित मेरिनो मेमना है? दोस्तों वो था हमारा डॉली। दोस्तों क्वेश्चन आता है पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था, या फिर पहला क्लोन पशु कौन सा था? तो दोस्तों वो था एक भेड़, यानी पहले क्लोनिंग करके जो बनाई गई थी, पहला जो पशु था जो क्लोनिंग के द्वारा बनाया गया वो भेड़ था, जिसका नाम रखा गया था डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो कहलाता है जीन पूल। आबादी में जीनों का संग्रह जीन पूल कहलाता है। दोस्तों ये जो जीन पूल है ये युग्म विकल्पियों का संपूर्ण समुच्चय होता है एक तरीके से, जैसे प्राथमिक जीन पूल, द्वितीयक जीन पूल, तृतीयक जीन पूल। तो आबादी में जीनों के संग्रह को हम जीन पूल कहते हैं। नेक्स्ट, आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? तो दोस्तों आनुवांशिक लाइब्रेरी हो सकती है जैव विविधता। जहां दोस्तों जैव विविधता एक जीन बैंक है, जिसे आनुवांशिक लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। दोस्तों ये पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? तो दोस्तों जब निषेचन वाय होता है और विकास आंतरिक होता है तो यह टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निर्धारित करती है, निरूपित करती है। कैसे दोस्तों? दोस्तों अगर किसी महिला की अंडवाहिनी नलियां जो हैं अगर बंद हो गई हो, या फिर पुरुष द्वारा बहुत कम शुक्राणु पैदा कर पाया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में स्त्री की जो डिंब ग्रंथि होती है उससे अंडाणु को निकाल करके और एक तरल माध्यम में शुक्राणुओं द्वारा उनका निषेचन करवाया जाता है। इसके बाद जो ये निषेचित अंडाणु होते हैं उनको महिला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है या फिर डाल दिया जाता है। दोस्तों तो ऐसी स्थिति में जो टेस्ट ट्यूब शिशुओं में अंडाणु का जो निषेचन है वो टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास जो होता है वो गर्भाशय में होता है। तो कौन सी परिघटना सही रूप से निरूपित करती है? तो हो जाएगा जब निषेचन वाय होता है और विकास आंतरिक होता है। नेक्स्ट, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों वो कहलाते हैं प्रतिकारक। जी हाँ दोस्तों, एंटीडोट्स कहलाते हैं। यह किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं। दोस्तों ये किसी जहर से बचाव के लिए भी इसको दिया जा सकता है, यानी कि पॉइजनिंग से बचाने के लिए, तो उसके लिए भी एंटीडोट्स यानी प्रतिकारक का यूज होता है। तो राइट आंसर होगा प्रतिकारक। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? दोस्तों हमारे ऑप्शन में है माइकोप्लाज्मा। जी हाँ दोस्तों, अगर सबसे छोटे ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव की बात करें तो वो होता है नैनो आर्कियम एक्विटेंस तथा माइकोप्लाज्मा जेनेटाइलम। दोस्तों सबसे छोटा तो हो जाएगा नैनो आर्कियम एक्विटेंस, जिसकी लंबाई होती है 0.491 MBP। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन में
ये नहीं दे रखा है, यानी नैनो आर्कियम इक्विटेंस नहीं दे रखा, तो उसके बाद सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा आता है, तो हम राइट आंसर लेके चलेंगे ऑप्शन बी को, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेंसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, कब की गई थी? तो वो हो जाएगा 1929 में। दोस्तों इन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इसे प्राप्त किया था, यानी तो इसीलिए उसका नाम पेंसिलिन रखा गया। तो पेंसिलिन की खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, बीसीजी टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है, या किस उम्र के लोगों को लगाया जाता है? तो दोस्तों ये लगाया जाता है नवजात को। जी हाँ दोस्तों, किसी भी स्वास्थ्य संस्थान यानी सरकारी हॉस्पिटल वगैरह जहाँ बच्चों की डिलीवरी वगैरह होती है, वहाँ बच्चों को बीसीजी टीका और पोलियो की जो अतिरिक्त खुराक, जिसे हम 0 डोज के नाम से जानते हैं, वो जन्म के समय दी जाती है। दोस्तों ये जो बीसीजी का टीका है वो शिशुओं को 1.5 माह की उम्र में दिया जाता है, यानी नवजात में, तो राइट आंसर हो जाएगा नवजात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो दोस्तों वो रोग है ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस जो कि खसरा, स्मॉल पॉक्स आदि बीमारियों के कारक जीवाणु हैं, प्रायः वायु के माध्यम से फैलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त ज्वर संचारित किया जाता है? तो दोस्तों पित्त ज्वर है वो एडीज मच्छर के द्वारा संचारित किया जाता है। पित्त ज्वर जो कि एक वायरस के संक्रमण से होता है। दोस्तों इसमें तेज बुखार आता है और यकृत को बहुत ही ज़्यादा इससे नुकसान होता है, और इसमें जो प्रायः जो होता है एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है और अंतर रुधिर स्राव होने लगता है। तो पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। नेक्स्ट, एल्कोहली किण्वन बनाया जाता है किससे? दोस्तों एल्कोहली जो किण्वन है वो खमीर यानी कि ईस्ट द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों ईस्ट जो कि यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है, जिन्हें हम कवकों के वर्ग में रख सकते हैं। दोस्तों एल्कोहली किण्वन यानी खमीर ईस्ट द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे शराब बनाने वाला ईस्ट भी कहते हैं। दोस्तों बाकी बेकरी प्रोडक्ट्स में भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। बेकरी प्रोडक्ट्स में भी हम ईस्ट यानी कि खमीर का प्रयोग करते हैं। तो एल्कोहली किण्वन बनाया जाता है तो होगा खमीर यानी कि ईस्ट के द्वारा। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था? दोस्तों सबसे पहले इसका पता चला था 1997 में। दोस्तों अगर H5N1 वायरस की बात करें तो 1959 में स्कॉटलैंड और तुर्की, 1991 में इंग्लैंड में मुर्गियों की मृत्यु का कारण बना था। लेकिन अगर मनुष्यों में इसके संक्रमण की बात करें तो सबसे पहले यह 1997 में हांगकांग में पता चला, जिसमें 18 व्यक्तियों में से 6 की मृत्यु हो गई थी। जिसमें 18 व्यक्ति संक्रमित हुए थे, जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसका पता चला 1997 में। फाइलेरिया पैदा किया जाता है किसके द्वारा? दोस्तों ये होता है वुचेरेरिया बैंकोफटाई द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इस रोग के कारण लसिका वाहिनी और ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, जिसे हम फाइलेरियोसिस कहते हैं। तो फाइलेरिया पैदा किया जाता है तो हो जाएगा वुचेरेरिया बैंकोफाइटी द्वारा। नेक्स्ट, वायरस सामान्यतया किससे बने होते हैं? दोस्तों ये बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से। जी हाँ दोस्तों, वायरस सामान्यतः प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। वायरस की खोज का अगर हम देखें कि वायरस का खोज का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है इवानोवस्की को। यानी वायरस सामान्यतः बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से, और इसकी खोज की थी इवानोवस्की ने। दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वायरस का अध्ययन करते हैं वो वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? दोस्तों बनाया गया था जोनास ईसाल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पोलियो की रोकथाम के लिए सबसे पहला जो प्रभावी वैक्सीन था वो जोनास ईसाल के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट,
अल्बर्ट साबिन को डैश विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों अल्बर्ट साबिन को पोलियो का टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक देखने वाली बात है, जो अल्बर्ट साबिन थे पोलैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने मुंह में दिए जाने वाले पोलियो के वैक्सीन को विकसित किया था। जॉन्स ई साल्क जो कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बनाया था पोलियो का टीका, उसकी खोज की थी, उसके वो जोनास ई साल्क थे। लेकिन मुंह में जो दवा दी जाती है पोलियो की, उस वैक्सीन की जो खोज है वो अल्बर्ट साबिन ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट साबिन को पोलियो का टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक यानी चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हैं? तो दोस्तों वो है हमारा विषाणु। जी हाँ दोस्तों, पोलियो तथा चेचक व चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियां विषाणु के कारण होती है। दोस्तों स्मॉल पॉक्स है वो वेरियोला विषाणु के कारण होता है, जिसे हम कहते हैं वेरियोला विषाणु, और चिकन पॉक्स वेरिसेला विषाणु के कारण होता है। अगर स्मॉल पॉक्स की बात करें तो वो हो जाएगा वेरियोला विषाणु, और चिकन पॉक्स तो वो हो जाएगा वेरिसेला विषाणु। तो पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियां विषाणु के कारण होती हैं। नेक्स्ट, प्लेग किससे फैलता है? तो दोस्तों प्लेग फैलता है जीवाणु के द्वारा, यानी यह एक जीवाणु जनित रोग है। दोस्तों यह रोग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू के माध्यम से फैलता है। दोस्तों एक संक्रामक रोग होता है। अगर प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में अगर कोई आ जाए तो यह रोग उसे भी हो जाता है। तो प्लेग किससे फैलता है? तो हो जाएगा जीवाणु से। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।